हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 5 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। क्या है? जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अध्याय 2, 3 और 4 में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ और इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गाँवों में फल फूल रही थी ना। तो किस प्रकार से कला, दस्तकारी और उत्पादक की गतिविधि थी, जो किस्में उत्पादक की गतिविधि की किस्में, नई किस्में जो शहर और गांव में फल फूल रही थी। और एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। ठीक है। और एक समय के अंतराल में, मतलब एक समय के बाद राजनीतिक, समाज और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज, जो समाज का परिवर्तन है ना, अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए थे। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, है ना, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो ये बात समझना महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, ये जनजातीय नृत्य है, ये संथाल चित्र खर्रा का है। और यहाँ पर किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ढोल नगाड़ा बजाते हुए ये लोग हैं, ठीक है। किस प्रकार से ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। जो ब्राह्मण द्वारा सुझाए जाते थे जो नियम, तो बड़े बड़े राजाओं को मानना पड़ता था, मानते थे। और दिल्ली के देखिए, इससे उच्च और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया जी। इसमें ऊंचा नीचा और अमीर गरीब के बीच डिफरेंस बढ़ी। और जो दिल्ली का सुल्तान है और मुगलों के काल में जो श्रेणीबद्ध समाज थे वो जटिल हो गया। अब देखते हैं बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था, ठीक है। जो प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। जो प्रत्येक सदस्य होते थे, जनजाति सदस्य, वो प्रत्येक लोग नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। और कई जनजातियां एक खेती से अपना जीविका उपार्जन करती थी, और कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप क्या करते थे, इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करते थे। ये लोग पहाड़, रेगिस्तान और दुर्गम जगहों पर निवास करती थी, ठीक है। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित ऐसा भी होता था, जाति विभाजन पर अधिक शक्तिशाली जो समाज होते थे उनके साथ टकराव होता था। और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा, और कई मायनों में तो इन जनजातियों ने जो अपनी आज़ादी है उसको बरकरार रखा ना, अपना फ्रीडम को बरकरार रखा, अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। जो उसका संस्कृति है, अलहदा संस्कृति है, उसको बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे, और विभिन्न सारी चीज़ों की ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। और टकराव और निर्भरता के संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया है ना। जनजातीय लोग कौन थे? अब देखेंगे जनजातीय लोग कौन थे। तो जनजाति समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध क्या करते थे ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते थे, मतलब कि लगभग में जो जनजातीय लोग होते हैं उनका लिखित दस्तावेज नहीं होते थे। इनके क्या होते थे,
इस समृद्ध रीति रिवाजों, ये क्या होते थे, समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं के वे संरक्षण करते थे। जो समृद्ध रीति रिवाज और जो बातें होती थी तो उसको मौखिक परंपराओं के अनुसार ही वो संरक्षण करते थे। ठीक है, अपने मतलब स्मरण के आधार पर उसको संरक्षण रखते थे, मेमोरी के आधार पर ना, इस पर लिखित दस्तावेज कुछ नहीं है। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी और ये जो परंपराएं हैं तो इसको अपने हर एक परंपरा के उसके विरासत में मिलती है। जैसे इसका पापा है तो उसका बेटा को मिला, फिर इसका बेटा से इसका बेटा को मिला, इस प्रकार से एक दूसरे से जाती रही, ये परंपराएं चलती रही। आगे देखेंगे, आज के इतिहास का जनजातियों का इस्तेमाल इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इतिहास का क्या करते हैं, ये जो जनजातीय लोग हैं इनके इतिहास को इनके वाचिक के परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं और इतिहास को लिखने लगे। ठीक है, जो जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। जो जनजातीय लोग हैं ना तो भारत के लगभग में हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, ठीक है, जो पंजाब का है ये खोखर जनजाति। हाँ, अब बात करेंगे 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो ये 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। बाद में क्या हुआ, गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनका मुखिया यानी कमाल खान गक्खर, उनका मुखिया कौन थे, कमाल खान गक्खर। कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो बादशाह अकबर ने किसको मनसबदार बनाया था, कमाल खान गक्खर, जो पंजाब में 13वीं 14वीं की सदी में बहुत प्रभावशाली हुए थे ना। और इसको बादशाह अकबर ने क्या बनाया, इसको मनसबदार ना। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। जो मुल्तान और सिंध है तो उसको मुगलों के अधीन आ जाने के बाद भी लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत था। और उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, जो उत्तर पश्चिम है, एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर भी नागा, अहोम, और बात करेंगे उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा और अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। देखिए जनजातियों का क्षेत्र है, बलूची हो गया, गक्खर हो गया, खोखर जनजाति पंजाब का, जंजुआ, लंगा, अरगुन, इन लोग का विस्तृत क्षेत्र अच्छा था। समास जनजाति, कोली, भील, जटवास, इधर मुंडा, संताल, ओरन, चेर, कोच, खासी, इधर अहोम, काचरीस, नागा, गोंड, बैगस है। ठीक है, फिर इधर देखते हैं, ये जो जाटवास हो गया, भील, कोली, काटकारिस, क्या है, काटकारिस, बेराद, कोरागा, बादागस, वेतर है, इधर मारवाड़ है, इधर कोयास है, इधर खोंड है, फिर इधर गोंडवाना है, फिर गोंड, बैगस, ये सब जनजातियां थी। ठीक है, आज भी है। और जो कुल होता है ना, ये कुल क्या होता है, परिवारों या घरों के एक से समूह को कुल कहते हैं, जो एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं, जो एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। जो जनजातीय समुदाय होते हैं, जो जनजातीय संगठन होते हैं, वो प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। आगे देखेंगे, इधर में फिर मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने, जो बादशाह अकबर का प्रसिद्ध सेनापति था राजा मान सिंह, और 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। ठीक है, 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया।
उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। ठीक है, उसको परास्त किया, फिर उसका जो पैसा धन है उसको लूट करके अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, तब भी उन्होंने उनके द्वारा, राजा मान सिंह के द्वारा पूरी तरह से जो चेर लोग हैं उनको अपने अधीन नहीं कर सका। और औरंगजेब के समय में मुग़ल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। जो औरंगजेब के समय है तो मुग़ल सेनाओं ने क्या किया, चेर लोगों का किला पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। और इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संता थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते हैं। यद्यपि क्या है, ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते हैं ना। अब देखेंगे एक कर्नाटक का है, किस प्रकार से शिकारी कर रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली और बेराद, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली और बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है, कोली जनजाति कहाँ के रहने वाले थे, बेराद जनजाति कहाँ के रहने वाले थे। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को अच्छा से ध्यान से सुनना है। और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान भी थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कुछ और दक्षिण में कोरागा, तो गुजरात के कई इलाकों में रहते थे कोली लोग, और कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे और मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो देखिए भील लोग किस प्रकार से शिकार कर रहे हैं ना। ये भील लोग देखिए कहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे आंध्र प्रदेश कहाँ मिलते हैं भील लोग। फिर से देख लेते हैं एक बार मानचित्र में। देखिए भील, कोली, इस जगह पर मिलते हैं ना। तो ये भीलों की बड़ी जनजाति कहाँ पर थे, तो पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। ये लोग देखिए किस प्रकार से शिकारी कर रहे हैं पश्चिमी और मध्य भारत में। देखिए किस प्रकार से शिकारी कर रहे हैं हिरण का। जैसे मौजूदा ये लोग कहाँ के थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले थे। तो देखिए ये जो गोंड लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले थे ना। गोंडों की संख्या कहाँ ज़्यादा मिलते थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और भीलों की बात करें तो ये बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। अब बात करेंगे खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। तो जो खानाबदोश और घुमंतु लोग होते थे ये वो लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। तो उनका जीवन कैसा था, दूध और अन्य पशुचारी, जो पशु के द्वारा जो उत्पाद मिलता था वे वैसे चीज़ों पर उनका जीवन निर्भर था। वे खेती और गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। तो वस्तु के बदले वस्तु देना, तो उसको क्या कहेंगे, विनिमय ना। कुछ खानाबदोश अपने
जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वो लोग अपना सामान की खरीद फरोख्त करते थे। जैसे यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मेवा, ये मेवा बादाम है ना, बादाम ही है, तो बादाम बेच रहे हैं, बादाम ले रहे हैं, एक जन दूसरे को दे रहे हैं, तो ये ले रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। जो घुमंतु व्यापारी होते थे तो ये बाहर से आते थे, तो ये जो बाहर से आते थे तो भारत को जब ये लोग बाहर से आते होंगे तो इसका जो व्यवहार है, इसका जो रहने का तरीका है, तो ये सब चीज़ हमारे देश वालों को भी सीखने को मिलता था और बाहरी दुनिया से जोड़ती थी हमारे देश को। और यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह से मेवा को इकट्ठा कर रहा है और ये ऊँट पर लादा जा रहा है। अब मध्य एशिया के व्यापारी ऐसे वस्तुएं भारत लाते थे। जब मध्य एशिया के व्यापारी होते थे तो ऐसे वस्तु को भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। जो बंजारे लोग होते थे वे लोग स्थानीय बाजार तक पहुंचाते थे। बात करेंगे खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चरागाह से दूसरी चरागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। तो यात्रा पर रहते हैं ना, अपना यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर इस जगह पर, यानी दोनों क्या करते थे, अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया। मतलब जो पिछले साल जिस जगह का दौरा करते थे उस जगह लौट करके जरूर आते थे ना, उस जगह को देखने के, मतलब उस जगह को लौट करके आते थे। जो बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण, बंजारा लोग क्या हो, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां का क्या नाम था, टांडा। उनका कारवां क्या कहलाता था, टांडा। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, अध्याय 3 में हम लोग पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जो बंजारों का ही इस्तेमाल नगर की बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जो बंजारे होते थे तो उसके द्वारा ही बंजारों का ही इस्तेमाल करके नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। और बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर, तो वो लोग क्या करते थे, बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। हाँ, किस प्रकार से ये लोग व्यापारी करते थे और किस प्रकार से ढुलाई का काम करते थे हम लोग देख चुके। अब बंजारे के बारे में देखेंगे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी, उनके द्वारा वर्णन किया गया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की टंडा से हुई, तो सुबह उसका मुलाकात एक बाजारों की टंडारों से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। तो ये लोग क्या, पूरा अपना घर गृहस्थी को लेकर साथ चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं, तो एक टांडा में बहुत सारे परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका, मतलब जो बंजारे का जो एक समूह होता था ना, तो उसको क्या कहते थे, टांडा, ठीक है। और उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं, उस जगह ले जाते हैं जहाँ वो महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है।
तो टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते थे, मतलब 600 से 700 तक लोग हो सकते थे। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। तो मतलब एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। चूँकि यहाँ पर ज़मीन पर्याप्त था तो इसलिए रोकने वाला भी कोई नहीं है। अब देखेंगे कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने व पोसने संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ थी, एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग क्या करते थे, रस्सी हो गया, सरकंडे की चीज़ें हो गई, जो रस्सी हो गया सरकंडे की चीज़ें हो गया, फिर फूस की चटाई, जो फूस की चटाई बनती है ना, उसकी चटाई, और मोटे बोरे, जो मोटा बोरा होता था, ठीक है, जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मनोरंजन के लिए, जैसे नर्तक हो गया, गायकार हो गया, और जो तमाशा करने वाले की जो जातियाँ थी वो भी नगरों और गाँव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ये देखिए काश्य मगरमच्छ कुटिया का है, कौन जनजाति, उड़ीसा का। अब देखेंगे बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूह को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, जो स्पेशलिस्ट शिल्पीकार थे, शिल्पियाँ थे, तो ये जैसे कि सुनार हो गया, जैसे लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, राजमिस्त्री हो गया, इन सबको भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। और वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गए। जो वर्ण है ना, तो उसके बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बने। अब देखेंगे जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उड़ियाकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा, अध्याय 2 में हम लोग को देख चुके हैं, इसके बारे में विचार विमर्श कर चुके हैं। विचार विमर्श का एक वर्णन मिलता है ना, तो इसमें इस सभा का एक विचार विमर्श का यहाँ पर एक वर्णन मिलता है। वे रथकारों यानी शाब्दिक अर्थ में रथ बनाने वाले लोग, ठीक है, रथकार क्या होते थे, रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला होता है, जो रथ होता है, जो गाड़ियों का निर्माण होता है, मंदिर द्वारा बनाना होता है, मूर्तियाँ स्थापित करना होता है, बलि के लिए लकड़ी से बने साज सामान तैयार करना होता है, जो मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ये सब लोग थे। अब आगे देखते हैं। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुई। वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। तो ये कहाँ से आते थे, हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। और इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे। तो इनमें से कुछ क्या थे, पहले जनजातियों से आते थे ना, और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुरानों शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो शासक हैं तो वो शक्तिशाली राज्य का निर्माण अपनी संपदा का इस्तेमाल करने के लिए किया ना, निर्माण अपने संपदा का इस्तेमाल किया। अब देखेंगे शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। जो शासक का रूप होता था वो राजपूत गोत्रों के उदय का जो उदाहरण है, तो इसे जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। तो उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से, जो धीरे धीरे ब्राह्मण का समर्थन मिला, तो उसके समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था के हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले
इस्लाम को अपना लिया था और वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। ठीक है, जो सनातनी हिंदू धर्म है वो प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था से इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। देखिए, एक गौंड महिला है ना। राज्यों की उत्पत्ति। अब देखते, राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो उदाहरण नीचे उल्लेखित है। जो राज्यों की उत्पत्ति है वो जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है, और हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्सा जो है तो इसका उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे नजदीक से एक नज़र, बात करें नजदीक से एक नज़र, नहीं, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। तो ये लोग वन प्रदेश में रहते थे, वे स्थानांतरित कृषि करते थे। अर्थात फ्रेंड्स, ये जो गोंड लोग हैं ना, तो इन सब के बारे में विशेषता बताने के लिए आ सकता है, पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को इसको ध्यान से सुनना है। जैसे गोंड लोग होते थे, ये गोंडवाना नामक विशाल क्षेत्र यानी विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि करते थे और जगह बदल बदल कर खेती करते थे। अर्थात स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? जो जगह बदल बदल कर खेती करते। तो विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासन काल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है। जो अकबर का शासन काल है ना, तो एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे। तो गढ़कटंगा में गोंड राज्य 70,000 गाँव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। जो इस राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गाँव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। और बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। जो बड़े राज्य हैं तो गोंड समाज का जो चरित्र है उस चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। तो ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदल राजपूत राजा यानी सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ठीक है, जो दलपत ने महोबा के चंदल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। और यहाँ पर कुछ था, जो स्थानांतरित कृषि होता है, किसी वन प्रांत के पेड़ों को और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में फसल बो दी जाती है। जो झाड़ियाँ हैं तो उसको काट दिया जाता है, फिर उसके राख में उस पर फसल बोई जाती थी। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। इसी को क्या करेंगे? स्थानांतरित कृषि। और यहाँ पर देखेंगे एक चित्र है। देखिए, ये बाहिरोगढ़ है, ये चौरागढ़ है, ये गोंडवाना है, ये मांडला है, ये कोलंगा है, ये गोरहा है, ये बंडोलगढ़ है। जो ये इस तरह का लाइन है ना, ये सूबा सीमा है और ये डॉट 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 वाला ये सरकार का सीमा है। अब देखेंगे, दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई और रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। जो रानी दुर्गावती थी वो काफ़ी योग्य थी और अपने पुत्र के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। तो 1565 में क्या किया? आसिफ खान के नेतृत्व में जो मुगल सेना है तो वो गढ़कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। तो रानी दुर्गावती ने क्या की? इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने
करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। देखिए जो रानी दुर्गावती है ना, तो ये अपने पूरे जोर शोर से उसका सामना किया, इसके बावजूद भी वह नहीं बच पाई और वो उनके हाथों नहीं आई और मरने के बजाय क्या की, मतलब उन लोग के हाथों के आने के बजाय, उनके समर्पण करने के बजाय उन्होंने मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र लड़ते लड़ते मरा। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। ठीक है, जो कीमती सिक्के होते हैं और जो हाथी के बहुतायत, जो हाथियों की संख्या थे, उन सबको हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में किया, जो राज्य का एक भाग है उनको अपने कब्जे में कर लिया और और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। जो शेष भाग था उसको वीर नारायण के चाचा जो था उसको दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। तो गढ़कटंगा का जब पतन हो गया तो गोंड राज्य कुछ समय तक चला, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठा के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। बाद में शक्तिशाली शासकों के साथ युद्ध में उनका संघर्ष असफल रहा, उसका युद्ध असफल रहा ना। तो ये क्या है, एक नक्काशीदार दरवाज़ा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। ये दरवाज़ा है ना नक्काशीदार, काफ़ी सुंदर डिजाइन किया हुआ है। असम में लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को हराया। असम में लाचित बरफुकन ने मुगल सेना को हराया। लाचित बरफुकन अहोम सेना के सेनापति थे और 1671 में सराय घाट के युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। मुगल सेना में 18,000 घुड़सवार और 30,000 सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूक सैनिक और 1,000 तोप थे, जिसका नेतृत्व अंबर के शासक राम सिंह द्वारा किया गया था। लाचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई और नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास में सरायघाट की युद्ध के नाम से युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो इतिहास में कौन से युद्ध के नाम से, तो सरायघाट की युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। फिर मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चूँकि देखिए हम लोग का जो बीपीएससी एग्ज़ाम होता है या किसी भी एग्ज़ाम में जिसका क्या कहते हैं एसएसटी पेपर से क्वेश्चन आता हो, तो उसके लिए ये सब चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी से क्वेश्चन फंसता है। लाचित बरफुकन, इसलिए मैं इसको रिपीट कर देती फिर से। जो लाचित बरफुकन है ना, ये अहोम सेना के सेनापति थे और 1671 में इन्होंने क्या किया, सरायघाट के युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगल शासक और औरंगजेब की सेना को पराजित किया था। कब किया था, 1671 में। और उनके सेना कितने थे, जो मुगल सेना थे उनका 18,000 सेना, 18,000 क्या था घुड़सवार और 30,000 सैनिक था और 15,000 तीरंदाज थे और 5,000 क्या थे बंदूकधारी सैनिक थे। ठीक है, और 1,000 तोप थे। ये सब रहने के बावजूद भी राम सिंह ने क्या किया, इसको हरा दिया और लाचित के सैन्य कौशल से मुगल सेना के विस्तार पर रोक लग गई। जो लाचित का सैन्य कौशल था तो उससे विवश होकर नौसेना द्वारा जो मुगल सेना है तो उसका विस्तार रोक लग गई और नौसेना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में जो लड़ाई लड़ी गई तो उस लड़ाई को इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं, तो सरायघाट के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। सरायघाट ना, देखिए किस प्रकार का है मानचित्र। ये नेपाल है, भूटान प्लास से, तो ये लोग पता है। कोच, देखिए ये कोच, गारो, खासी, जयंतिया, ये अहोम, देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है ना। डफलास, मिरिस, चुटिया जनजाति, नागा जनजाति, काचारीस, ये तो बांग्लादेश हो गया। ये असम वाला क्षेत्र है ना। अब अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। जो अहोम राज्य था ना, ये बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जिससे जबरन काम लिया जाता था उसको क्या कहते थे, पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे और इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी का पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था ना।
और यहाँ पर देखिए कुछ कान का आभूषण यानी कबोई नागा जनजाति मणिपुर का है। किस प्रकार का आभूषण है ना, बहुत सुंदर डिजाइन है। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। यहाँ दस्तकारों की संख्या, जो दस्तकार होते थे उनकी संख्या, दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे और किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। जो किसान होते थे ना, उसको ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर, जो समुदाय के सहमति, जो कमेटी है, उसके डिसीजन के बगैर, उसके ऑर्डर के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। ठीक है। शुरुआत में अहम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। यानी शिव सिंह 1714 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। जो अहम राजा थे वो हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन उसका जो पारंपरिक आस्था थे उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी और नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहम भाषा में और फिर असमिया में लिखा था। जो बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियाँ हैं तो उसको पहले अहम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया। अब देखिए निष्कर्ष में क्या है। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातियाँ लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाज हैं तो उनका अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कईयों ने तो अपना लिया तो कईयों ने तो इसको दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की और इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुई और आप लोग को समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे दूसरा चैप्टर के साथ।